गुड मॉर्निंग। एक लंबे गैप के बाद हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। आपकी परीक्षाएं हो गई है तो अब हम लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे आगे। क्लास 9 में हम लोग अभी पहले व्याकरण का ही एक पाठ पढ़ लेते हैं। तीसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये आपको पढ़ना है। 10th में रचना की दृष्टि से पढ़ना है, 9th में अर्थ की दृष्टि से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो वाक्य क्या है इस पर एक बार बात कर लेते हैं हम लोग कि वाक्य शब्दों का वह समूह है या वह व्यवस्थित समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचार को या भाव को पूर्णतया प्रकट कर सकते हैं। एक वाक्य का मतलब होता है कि जिसमें हम जो कह रहे हैं वो पूर्णतया प्रकट हो सके, उसमें पूरी बात का पता चले। कैसे भी शब्द 5-6 शब्द मिला देने से वाक्य नहीं बनता है। वो एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए जिससे कि जो कहा जा रहा है वो उसका उद्देश्य पूरा हो, वो पूरी तरह समझ में आए, उसको हम लोग वाक्य कहेंगे। इसके दो घटक होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये आपको फिर अगले क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन मैं एक बार संक्षेप में बता देता हूँ कि उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं, मैं आज स्कूल जाऊँगा, ये एक वाक्य है। तो इसमें किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो मैं, मेरे बारे में। तो मैं इसमें उद्देश्य हो गया और स्कूल जाऊंगा विधेय हो गया। जो बात कही जा रही है किसी के बारे में वो विधेय है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन हो गया उद्देश्य, खाना खा रहा है विधेय। जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य है, जो बात कही जा रही है वो विधेय है। तो इस तरह से वाक्य हुआ। अब आपको पढ़ना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं वाक्य के। इनको 8 भागों में अर्थ की दृष्टि से, मतलब उससे जो अर्थ स्पष्ट होता है उसके आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। रचना की दृष्टि से 3 भाग होता है। रचना मतलब उसकी जो बनावट है, और अर्थ जो उससे स्पष्ट होता है, उसके आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो 8? पहला है विधानवाचक। विधान नियम को कहते हैं, किसी तरह का नियम जो ये करते हैं, इसको अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य सूचना, किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना जिससे मिलती है। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। किसी के होने का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। अस्तित्व मतलब किसी का होना, तो किसी के होने का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। तो जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो सामान्य सूचना क्या है? सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ये एक सामान्य सूचना है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके। ये सूचना दी जा रही है। तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, उनको आप एक बार पढ़िएगा तो और आपको स्पष्ट होगी ये चीज़ें। अभी एक बार हम संक्षेप में सभी भेदों के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके। मैं खाना खा चुका हूँ। इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वो विधानवाचक है। इसमें किसी काम के होने या करने की एक सूचना दी जा रही है, सामान्य सूचना दी जा रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। निषेध का बोध जिससे हो। निषेध का मतलब होता है नहीं, तो नकारात्मक जिसको आप कह सकते हैं, इसमें नहीं होने का किसी चीज़ के बोध होता है।
जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध या न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका अर्थ अगर हिंदी में हम देखेंगे तो नकारात्मक वाक्य इसका हिंदी होगा। जैसे कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं खाऊंगा, मैं आज नहीं खेलूंगा, माला नहीं नाचेगी, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, आज आपकी क्लासेज नहीं हुई। तो इन चीज़ों, इस तरह की भावनाएं जिसमें आती है, जो नहीं होने का जहाँ बोध होता है, उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें नहीं का बोध होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो। वो हो गया, तो जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वह कौन है। तो ये प्रश्न का बोध होता है, उसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम खेलोगे। अब इस तरह के भी वाक्य होंगे, वहाँ आपको ध्यान देना है विराम चिन्ह का। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और उसमें क्या, कौन, क्यों नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वो एक प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे तुम खेलोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब पूछ रहा है, तुम खेलोगे आदेश नहीं दे रहा है, तुम खेलोगे मतलब पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, इंटरजेक्टिव सेंटेंस। आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह पढ़ा है, आपने अव्यय में पढ़ा है कि जहाँ विस्मय आदि, विस्मयादि इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक मुख्य भावना जो होती है वो विस्मय यानी आश्चर्य की होती है। उसके अलावा हर्ष, शोक, दुख, शुभेच्छा, किसी को विश करना, ये सब उसमें शामिल है, बहुत खुश होना। तो लेकिन इसको विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक नाम दिया गया कि उसमें मुख्य जो भाव है वो विस्मय का है, आश्चर्य का है। तो इसका क्या होता है, जिन वाक्यों से आश्चर्य यानी विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें जो वो शब्द होगा जो विस्मय को व्यक्त करता है, उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, जो एक लकीर के नीचे एक बिंदु होता है। मैंने आपको बताया है, अगर आपने ठीक से पढ़ा है, याद रखा है, तो आपको पता है ये। तो विस्मयादिवाचक वाक्य क्या हुआ, जिन वाक्यों से आश्चर्य अर्थात विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया, दुख, शोक व्यक्त कर रहे हैं। आहा कैसा सुंदर दृश्य है, खुश हो रहे हैं। अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, आश्चर्य, बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत ठंडा है, उसमें किसी बच्चे ने स्नान कर लिया, अरे तुमने भी स्नान कर लिया, तो आश्चर्य व्यक्त किया। अरे इतना बड़ा घर, तो ये आश्चर्य व्यक्त हुआ। छी कितनी खराब बदबू है, ये घृणा व्यक्त कर रहे हैं, किसी चीज़ को देखकर आपको घिन आ रही है, तो वो भी विस्मयादिवाचक वाक्य होगा। तो ये हो गया विस्मयादि, जिसमें विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों। अब है पांचवा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक में क्या होता है कि आदेश देने का बोध होता है या अनुमति देने का बोध होता है। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, मतलब ये आदेश दिया कि आप चुप रहिए, आप बहुत बोलते हैं, बड़बड़ बड़बड़ किए हुए हैं, नहीं,
यहाँ से चले जाइए, गेट आउट फ्रॉम हेयर। ये हुआ, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। सभी बच्चे क्लास देखें, परीक्षा में चोरी ना करें, सुंदर अक्षरों में लिखें, साफ साफ बोलो। तो मतलब आज्ञा या अनुमति, कोई पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ, हाँ आप जा सकते हैं, तो आप वहाँ अनुमति दे रहे हैं, आप जा सकते हैं, उसको आदेश दे रहे हैं कि अब आप जाइए। तो इस तरह के भाव जहाँ व्यक्त होते हैं वो हो गया आज्ञावाचक वाक्य। छठा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा क्या है? अच्छा, मैंने ये डाल दिया था उसी में, नहीं उसमें विस्मयादि में ये नहीं आएगा, शुभेच्छा या जो विश करते हैं वो उसमें नहीं आएगा विस्मयादि में, वो उसके लिए अलग से है, मैंने गलती से उसमें ही बोल दिया था। तो इच्छावाचक वाक्य हुआ डिनोटिंग डिज़ायर, इसको अंग्रेजी में, मतलब आपका जो डिज़ायर है वो व्यक्त हो रहा है, उसको वो डिनोट करता है, यानी आपकी इच्छा को वो प्रदर्शित करता है। उसमें ऐसा दिखता है कि कुछ इच्छा आप व्यक्त कर रहे हैं। जैसे वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। वक्ता की इच्छा, आशा किसी चीज़ की उम्मीद, या आशीर्वाद किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। एक तो इच्छा व्यक्त करना हुआ, एक उम्मीद व्यक्त करना हुआ, और दूसरा आशीर्वाद देना किसी को, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, ये आशीर्वाद हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हें सफलता प्राप्त हो, बोर्ड की परीक्षा में तुमको 100% अंक आ जाएं। एक लड़की को आया है 600 में 600। 600 किस में होता है? शायद 12th में। हाँ, 12th में ही आया है 600 में 600, याद आ गया मुझे। तो ये एक आशीर्वाद हुआ, एक आशीष देना हुआ। नव वर्ष मंगलमय हो, ये एक शुभेच्छा कहेंगे, इसको विश करना कहेंगे। भगवान करे सब कुशल सकुशल लौटें, या भगवान करें सब कुशल से लौटें, या भगवान करें सब ठीक हो, ये एक उम्मीद हुई, आशा हुई। नहीं, तो इस तरह के जो भी मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, इच्छा व्यक्त करना हुआ, तो ये सब इच्छावाचक वाक्य हो गया। सातवां है संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंसेस, जिसमें शंका हो, किसी काम के होने में शंका हो, ऐसी बात जिस वाक्य से स्पष्ट हो रही हो, प्रकट हो रही हो, उसको संदेहवाचक वाक्य या डाउटफुल सेंटेंस कहेंगे। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना, संदेह हो या संभावना हो कि ऐसा हो सकता है, वो भी संदेह ही हुआ, पक्का आपको नहीं पता आज बारिश हो सकती है, तो इसमें आपको पक्का पता नहीं है कि बारिश होगी ही, तो आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। या रमेश घर आ गया होगा, आपको पक्का पता नहीं है, तो इस ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहेंगे, जिसमें संदेह या संभावना की अभिव्यक्ति हो रही हो। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आए, या आज बारिश हो सकती है। इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो वो संदेहवाचक वाक्य हुआ। आठवां है संकेतवाचक, जिसमें संकेत दिया जाता है, किसी चीज़ पर कुछ निर्भरता होती है उसमें। जैसे कि पहले उसका हम परिभाषा उसकी पढ़ लें। इंडिकेटिव सेंटेंस, इंडिकेशन जिसमें हो, संकेत हो। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, जो आपने हेतु मत भूत और भविष्य पढ़ा है, आप उसको याद कीजिए तो आपको समझ में आएगा। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर होने का बोध हो, निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है, जो इस काम के होने में क्या शर्त है या क्या कारण होगा तब ये काम हो पाएगा, ऐसा जब बोध होता है तो उसको
संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी काम के होने के लिए क्या चाहिए, इसका जब आप संकेत दे रहे हैं तो ये संकेतवाचक वाक्य है। जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप जाते तो इतनी मुसीबत न आती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, अगर बस आ गई तो मैं चला जाऊंगा। तो ये आपने हेतु हेतुमत भविष्य में भी पढ़ा है और भूत में भी, तो इसलिए इसको हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा होती तो फसल, मतलब इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, ये होगा तो वो होगा, ये होता तो वो होता, इस तरह की बातें होती है। मतलब इसमें संकेत, एक कारण बताया जाता है कि इस कारण ये अगर हो जाता तो ये हो जाता, तो इसको संकेतवाचक, एक इंडिकेशन देते हैं, तो संकेतवाचक वाक्य ये हुआ। तो इस तरह से 8 वाक्य हो गए। कौन कौन से हो गए? विधानवाचक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सामान्य सूचना दी जाती है। निषेधवाचक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इसमें नकारात्मकता का भाव होता है, निषेध का भाव होता है, नहीं होने का भाव होता है। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। विस्मयादिवाचक, जिसमें इंटरजेक्टिव सेंटेंस इसको कहते हैं, जिसमें विस्मय, हर्ष, दुख, शोक इत्यादि का बोध होता है, ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं। आज्ञावाचक, जिसमें आदेश या अनुमति देने का बोध होता है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा, आशा या आशीर्वाद, इच्छा, आपकी क्या इच्छा है ये आप जब व्यक्त कर रहे हो, या आपको कुछ उम्मीद है, आशा कर रहे हो, या आशीर्वाद दे रहे हो, तो वैसे वाक्य इच्छावाचक कहलाते हैं। संदेहवाचक, जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो रही हो, जिसमें या तो आपको पूरा पता नहीं है या फिर आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो संदेहवाचक होगा। और संकेतवाचक, जिसमें किसी चीज़ का संकेत दिया जाता है कि ये ऐसा होता तो ये हो जाता, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है इस वाक्य में, तो इसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से 8 भेद हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण भी दिया हुआ है। एक आध मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। जैसे एक वाक्य है, मनीषा 10वीं में पढ़ती है, ये विधानवाचक उसका रूप में है। ये मनीषा 10वीं में पढ़ती है, एक सामान्य सूचना है। अब इसको अगर निषेधवाचक में हम लोग परिवर्तित करेंगे तो मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है, ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, या मनीषा 10वीं में पढ़े, या मनीषा मतलब उसको आदेश एक दिया जाएगा। विस्मयवाचक हो गया, अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी, या अरे मनीषा 10वीं में पढ़ती है। लगी नहीं भी लगाएंगे तो सीधे वाक्य में सिर्फ अरे लगा देना है पहले, तो वो विस्मयादि बोधक हो गया। या अरे मनीषा 10वीं में ही पढ़ती है, मतलब अभी तक 10वीं में ही है, मैंने सोचा ग्रेजुएशन में होगी, तब भी विस्मयादि वाचक हो गया। इच्छावाचक, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती, अच्छा होता है अगर मनीषा 10वीं में पढ़ती। संदेहवाचक, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती है, संभवतः मनीषा 10वीं में पढ़ती है, ये हो गया संदेहवाचक। तो इस तरह से एक वाक्य को हम 8 रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसका उदाहरण इसमें दिया हुआ है। अब उसके बाद अलग अलग है, विधानवाचक से आज्ञावाचक में कैसे परिवर्तित करना है। शीला रोज पढ़ने जाती है, शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो। इसी को प्रश्नवाचक में हुआ तो शीला तुम रोज पढ़ने जाती हो कि नहीं, शीला तुम रोज नहीं पढ़ने जाती हो। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं, आप इनका अभ्यास कीजिएगा। अगर कोई ऐसा दिक्कत लगे जिसमें आपको लगे कि ये गलत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें फंस रहा है, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको अलग से उसको विस्तार से समझा दूंगा। तो इसका आप लोग पूरे का एक बार अभ्यास कीजिए
अगले दिन जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसमें जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है उस पर एक बार बात कर लेंगे। तब तक आप एक बार पूरे पाठ का अभ्यास कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं प्रश्न अभ्यास की बात अगले दिन कर लूँगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।